नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा की 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आगाज टकराव के साथ हुआ। सत्र में अवैध कॉलोनियों का मुद्दा हावी रहा। भूपेंद्र हुड्डा सरकार पर हमलावर नजर आए और जवाब की मांग की है। दरअसल कांग्रेस के रोहतक से विधायक हैं बीबी बत्रा। उन्होंने सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाए, जिस पर भूपेंद्र हुड्डा ने आधे घंटे चर्चा की मांग की। हुड्डा के सवाल के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया और कहा कि पिछली सरकार के वक्त क्या गड़बड़ हुई, किसने कॉलोनी काटी। विपक्ष अवैध कॉलोनियों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, यानी आगामी सत्र में भी हंगामा देखने को मिल सकता है। आप सदन में अवैध कॉलोनियों पर सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। शीतकालीन जो सत्र है उसकी आगाज हो चुका है और आगाज टकराव के साथ हुआ। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। एसोसिएट एडिटर हैं हिसार से डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथोरिया पानीपत से, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी हैं। आप सभी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट के जरिए आखिर समझिए कि सदन में टकराव की स्थिति क्यों बनी और अब विपक्ष सरकार को किस मुद्दे पर घेर रहा है, अवैध कॉलोनी को मुद्दा आखिर क्यों उठा रहा है। पहले रिपोर्ट के जरिए खबर को समझिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश की विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन शहरों और गांवों के बाहर बनी अवैध कॉलोनियां बहस का बड़ा मुद्दा बन गईं। रोहतक वाले चौधरी के खासम खास कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने सदन में ये मामला उठाया कि अवैध कॉलोनियों पर सरकार अपनी पॉलिसी पर स्पष्टीकरण दे। तभी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने इस पर आधा घंटे तक चर्चा की मांग रख दी। प्रांत के अंदर मेले लगते हैं मेले, और उस मेलों में 10-10, 15-15 एकड़ 1.5 घंटे में बिक के चले जाते हैं। आज ये ड्रोन की बात करते हैं, 7 साल पहले ड्रोन कहाँ था। चूंकि मामला बड़ा और गरमाने लगा तो सीएम मनोहर लाल ने आंकड़े पेश कर खुलासा किया कि पिछली सरकार यानी कांग्रेस राज में 11,665 अवैध कॉलोनियां पनपी थी। मौजूदा सरकार में इनकी संख्या 5,353 थी। अगला तीर सीएम ने विपक्ष पर ये छोड़ा कि हमें पता है पिछली सरकार में किस किस ने कितनी अवैध कॉलोनियां काटी, क्या क्या गड़बड़ियां हुई, इसकी सारी जानकारी सदन में दी जाएगी। 31/12/14 तक प्रदेश में 11,665 अनधिकृत कॉलोनियां थी। पहले तो हम ये सूची उपलब्ध कराएंगे कि 11,665 जो आपके कार्यकाल में अनधिकृत ढूंढी गई हैं वो कौन सी थी, वो लिस्ट भी आपको देंगे। अगर हमारे समय में 5,352 लिखी हैं वो लिस्ट भी देंगे, और इसमें से कौन कौन इन कॉलोनियों को काटने वाले हैं जिनके नाम रजिस्ट्रियां हुई है वो भी नाम आपको देंगे। गौरतलब है कि शहरों और गांव के बाहर कटी अवैध कॉलोनियां बड़ा वोट बैंक भी है। इन कॉलोनियों में स्थानीय गरीब परिवार और बाहर से आए प्रवासी मजदूर परिवार रहते हैं। सियासी दलों के नेता और इनके चेले इन परिवारों का वोट बनवाते हैं और फिर चुनाव में उन्हें प्रभावित करते और गाड़ियों में ले जाकर वोट डलवाते हैं। दरअसल प्रदेश में अवैध कॉलोनियां पिछले 20 साल में तेजी से पनपी हैं। जब से आबादी बढ़ी, जमीन मिट्टी से सोना बन गई और सत्ता से जुड़े लोगों और उनके फाइनेंसर्स को इस धंधे में इजी मनी लगी। और अब एक कड़वी और सच्ची बात ये भी है कि जो सरकार सत्ता में होती है उस सरकार से जुड़े नेता, पार्टी कार्यकर्ता, बिजनेसमैन से मिलकर इस तरह की कॉलोनियां काटते हैं, क्योंकि अफसरों और सरकार का उन्हें संरक्षण मिलता है। दूसरी कड़वी बात ये कि अवैध कॉलोनियां काटने वाले लोग ही नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं। इस कला को ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो सदन में विपक्ष ने जहां अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठाया तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी जवाब दिया। उन्होंने वो आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में जो अवैध कॉलोनियां थी उसकी संख्या ज्यादा थी और मौजूदा सरकार के समय में कम है।
यानी कि वोट बैंक के जरिए कितना ध्रुवीकरण इस पूरे मामले को किया जाएगा, यह भी एक सवाल बनता है, क्योंकि सीधे सीधे से चुनाव को प्रभावित करने के लिए यह मुद्दा विपक्ष ने उठाया है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ठोस तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा और इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, अवैध कॉलोनियों पर जो राजनीति अब सदन के पटल पर देखने को मिल रही है, शीतकालीन सत्र में देखने को मिल रही है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए सौरभ, जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है, दरअसल अवैध कॉलोनियां किन शहरों में ज्यादा, आपको बता दूं, जो औद्योगिक शहर है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर और पंचकुला, ये ऐसे शहर हैं औद्योगिक जहां हरियाणा ने बहुत औद्योगिक तरक्की की है। दिल्ली के नजदीक होने का हरियाणा को पूरा पूरा फायदा मिला है, औद्योगिकरण तेजी से हुआ है। अब चूंकि उद्योगों में लाखों प्रवासी मजदूर काम करते हैं, बिहार, बंगाल, यूपी, ये 3 स्टेट है, जैसे पानीपत है टेक्सटाइल सिटी, देश दुनिया में मशहूर है। पानीपत में ही आप देखिए 2.5 से 3 लाख ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो अलग अलग कॉलोनियों में रहते हैं। ये समस्या कई साल पुरानी है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार में हुई, उससे पहले कांग्रेस सरकार में भी थी, लेकिन 2005 तक चौटाला सरकार थी। तब उस टाइम क्या था, जमीनें सस्ती थी, कम पैसे में आदमी मकान बना लेता था, अपनी छत हर आदमी का सपना होता है। और मोदी सरकार ने 2022 तक सबकी अपनी छत, ये चुनावी वायदा भी किया था। 2005 तक जमीनें मैसर थी लोगों को, कम पैसे में आदमी 50,000 में, 1 लाख में छोटे सा अपना मकान बनाकर बच्चों के साथ रहता था। लेकिन 2005 से जब से कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से शुरू हुआ। हुड्डा के प्लॉट्स की मांग बढ़ती चली गई। हुड्डा के प्लॉट्स ये होता है कि एक हरियाली के अंदर अच्छे सुकून के साथ आदमी अपने परिवार के साथ रह सकता है, क्योंकि बिजनेस में काफी झंझट होते हैं, जिंदगी में सुकून लेना है। तो हुड्डा के जो सेक्टर्स थे उनमें हर आदमी अपना मकान बनाना चाहता था, एक स्टेटस सिंबल भी बना। लेकिन अब 11,665 कॉलोनियां, जैसा सीएम साहब ने बताया सदन में कि कांग्रेस राज में इतनी कॉलोनियां कटी, हमारे राज में 5,300 कुछ है, मतलब आधी कटी है। तो जो सवाल उठाया गया, मुख्यमंत्री ने उस तरीके से जवाब दिया, लेकिन दरअसल इसके पीछे सियासी मकसद भी है। चुनाव नजदीक आ गए और प्रवासी मजदूर जो हैं लाखों की तादाद में, पानीपत में 2.5 से 3 लाख परिवार है जो बाहर से आकर फैक्ट्रियों में काम करते हैं। छोटी बड़ी 20,000 फैक्ट्रियां पानीपत में, ऐसे ही सोनीपत में थोड़ा कम होंगी, फरीदाबाद, गुरुग्राम में पानीपत से भी शायद ज्यादा औद्योगिकरण हुआ है। तो लाखों की तादाद में जो प्रवासी मजदूर है वो बेचारे सोचते हैं कि हमें छोटे सा 100 गज का, 50 गज का मकान मिल जाए। उनको हम आउटर कॉलोनी कहते हैं, जो अस्वीकृत होती है, जिसको अवैध कहा जाता है। अब हुड्डा राज में, कांग्रेस राज में चूंकि तब भी चुनाव हुए थे, कुछ कॉलोनियों को नियमित किया गया था, लेकिन कुछ नहीं हुई थी। और इस राज में भी बनी कॉलोनियां 5,000 से ज्यादा। तो अब सवाल यह है कि उनको अस्वीकृत आउटर कॉलोनीज कहते हैं, जो शहरों और गांव के बाहर बस्ती हैं अवैध तरीके से। इन कॉलोनियों को काटने वाले सत्ता से जुड़े लोग होते हैं, जो भी सरकारी रही, चाहे बीजेपी भी सरकार है, सत्ता से जुड़े जो लोग होते हैं, अफसरों पर उनका दबदबा होता है। अफसरों को यह है कि सत्ता से जुड़ा नेता है, मैं अगर इसको तंग करूंगा तो मेरा ट्रांसफर करवा देगा, मेरे खिलाफ जांच हो जाएगी, एक्शन हो जाएगा। तो हर सरकार में इस तरह की कॉलोनियां मशरूमिंग हुई है, उनकी पनपी है। अब सवाल यह है कि जो लोग इस तरह का काम करें उन पर कार्रवाई की होती है। दिखावे के लिए डीटीपी, जो नगर पालिका, नगर निगम से बाहर का एरिया होता है, वो डीटीपी के अंदर होता है, नगर योजना जिसको हम कहते हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, और ये मुख्यमंत्री जी के पास है। और जो शहरी क्षेत्र में होती है या जो पंचायत के क्षेत्र में है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के क्षेत्र में, वहां नगर निगम उनको कंट्रोल करता है, एक्शन लेता है, उनको अप्रूवल्स देता है। तो बड़ा मुद्दा है ये। आप देखिए हजारों की संख्या में ये कॉलोनियां है। हालांकि बहुत सी कॉलोनियों को पिछली सरकार के अलावा इस सरकार ने ज्यादा नियमित किया है। नियमित मतलब वहां उनको शहरों जैसी सुविधा दी जाएगी, सड़क, पानी, बिजली, सीवर, पार्क, ताकि वो भी अपने परिवार के साथ अच्छी जिंदगी जी सके। अब एक सबसे बड़ी बात सौरभ जो बताने जा रहा हूं, पिछले 4-5 साल में हरियाणा में जो अथॉरिटी है, हुड्डा अथॉरिटी, जिसको HSVP कहते हैं, इनके सेक्टर्स में जो प्लॉट है उनकी नीलामी शुरू कर दी गई है। जो लाखों का प्लॉट था, कोई प्लॉट 50, 60, 70 लाख में आता था, कोई आदमी, व्यापारी आदमी खरीद के अपने परिवार के साथ मकान बना के रहता था, उसकी कीमत अब करोड़ों में हो गई है। क्योंकि प्लॉटों की ऑक्शन नीलामी होती है, जिसके पास पैसा है, जो बड़े बिजनेसमैन है, जो फाइनेंसर है, वो उन प्लॉटों को उठा लेते हैं और बाद में ब्लैक मार्केट में प्रीमियम पे बेचते हैं। किसी
अब ये कहा जाता है कि 2 लाख रुपए वेतन लेने वाला आदमी भी एचएसवीपी सेक्टर्स में अपना मकान नहीं बना सकता, क्योंकि प्लॉट ही करोड़ों की कीमत का है। 2, 2.5, 3 करोड़ का प्लॉट है और 1-1.5 करोड़ उसको बनाने के लिए चाहिए। तो यही वजह है कि लोग मजबूरी में छोटी कॉलोनियों में रहते हैं। गरीब आदमी क्या करे, किराया उसको भर नहीं सकता, उसके इतना गुजारा नहीं है कि किराया दे, तो छोटे छोटे 50-100 गज में वो अपना मकान बनाते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, मेहनत भी करते हैं। फैक्ट्रियों में जो लोग हैं कम मेहनत में उनको पैसा भी कम मिलता है। तो यही वजह है कि कॉलोनियों की मशरूमिंग हुई, जिसको अवैध कॉलोनियों का नाम दिया गया। दरअसल बहुत सारे लोग शहरी लोग भी हैं, गांव के जो समृद्ध लोग हैं, लेकिन उनकी आज ये आर्थिक क्षमता नहीं है कि वो हुडा सेक्टर में प्लॉट खरीद कर, क्योंकि प्लॉट ये 2.5-3 करोड़ का आता है। जब ऑक्शन होती है तो बड़े बड़े लोग, फाइनेंसर टाइप, बड़े बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी डीलर्स, इनका पूरा एक नेक्सिस है जो अथॉरिटी के प्लॉटों को उठाता है और बाद में महंगे दामों पे खरीद फरोख्त होती है। यही वजह है कि गरीब आदमी को 50-100 गज में रहना पड़ता है और इसी वजह से मशरूमिंग हो रही है। मशरूमिंग हो रही है और मुद्दा जो उठा है तो अब टकराव की स्थिति भी बनेगी। महेश, इसमें कई पहलू हैं। जब अवैध कॉलोनियों का पहला, जिस तरीके से देवेंद्र बता रहे हैं कि जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास कम पैसे होते हैं, जो अपना जीवन यापन करना चाहते हैं और अमूमन ये चाहते हैं कि भाई उनके सिर पर छत आ जाए, कम से कम अपने जीवन यापन कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। हर गरीब वर्ग का ये सपना होता है, घर का एक सपना सबका होता है, एक जीवन में घर जरूर बने। तो उन्होंने घर बना लिया। एक चुनौती वो है कि उनका घर बरकरार रखा जाए। दूसरी चुनौती ये है कि आपसी टकराव जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, टकराव की स्थिति बनी हुई है कि भाई वोटों का ध्रुवीकरण जो है, पोलराइजेशन करा जाए। सवाल यह है कि जो मुद्दे आम जनता से जुड़े हैं उनको कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में भी इस तरीके का अवैध कॉलोनी काटी गई हैं। क्या आम लोगों को राहत मिलेगी? यह जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो इस तरीके से आने वाले सत्र के और दिनों में भी हावी रहेगा, क्योंकि पीपीपी और प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा तो बरकरार है। अब यह अवैध कॉलोनी का मुद्दा भी सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्ष उठा रहा है। सौरभ, मैं आगाज इस बात से करना चाहूंगा कि दर्द भी तुमने दिया, अब दवा भी तुम ही करोगे। इस सरकार में सबसे ज्यादा पीला पंजा अगर चलाया गया तो अवैध कॉलोनियों पर चलाया गया है। अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोग दरअसल कौन हैं? उसके बल्क बायर प्लॉट्स के हो सकता है कि पूंजीपति लोग हों जो 10-10, 20-20 प्लॉट्स खरीदे हुए हों, लेकिन जो एंड यूजर कौन है? एंड यूजर है मजदूर वर्ग, एंड यूजर है कर्मचारी, एंड यूजर है जो छोटी छोटी कंपनियों में छोटी छोटी नौकरियां जो लोग कर रहे हैं, जो रेडी लगा रहे हैं। एंड यूजर इन अवैध कॉलोनियों के ज्यादातर वही लोग होते हैं जो 100 गज के प्लॉट, 150 गज के प्लॉट में अपना जीवन भर की जो पूंजी है वो डालने का काम करते हैं। अब इन्हीं अवैध कॉलोनियों पर अगर पिछले सालों का जिक्र करें तो सबसे ज्यादा अवैध पंजे जो चलाए गए हैं सरकार की तरफ से चलाए गए हैं। पूरी कोशिश सरकार ये कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा दबाव इन अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों पर बनाए रखा जा सके। और नुकसान कौन झेल रहा था? नुकसान झेल रहा था वो एंड यूजर जो अपनी जीवन भर की पूंजी, हो सकता है कि अपने जेवरात बेचकर 1 या 2 कमरे का मकान वो बना पाया हो, लेकिन पीले पंजे ने उसके आशियाने को गिरा दिया, जमींदोज कर दिया। और ऐसे अनेकों परिवारों को, सैकड़ों परिवारों को सर्दी में बैठकर रोते हमने देखा, जिन्होंने कहा कि जीवन भर की पूंजी के लगाकर 2 कमरे बनाए थे, लेकिन चूंकि वो अवैध कॉलोनी में बनाए गए थे वो गिरा दिए गए। अब वोटों की जरूरत है, तो ऐसे में अब लोगों के हित सरकार देखती हुई नजर आ रही है। उन्हीं आशियानों को अब यहां बसाने की बात की जा रही है, चूंकि चुनाव सामने है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अवैध कॉलोनियों का मामला हो, मैं सड़कों पर भी इस बात को लेकर आना चाहता हूं। मैंने सरकार के कुछ लोगों से करीब 2, 2.5, 3 साल पहले यह बात कही थी कि शहरों में सड़कों की हालत बेहद खराब है, तो हंसकर उस सवाल को टाल दिया गया। जब मैंने हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि जवाब जो दिया गया वो बेहद चौंकाने वाला था। जवाब ये था कि लोगों की जो याददाश्त है वो बेहद कमजोर होती है, चुनाव के आसपास जो कुछ किया जाए वो लोग याद रखते हैं। और मुझे यकीनन अब ये बात लगने लगी है कि चुनाव के आसपास अगर कुछ किया जाए तो लोग उससे ज्यादा याद रखते हैं, वोट में वो ज्यादा तब्दील होता है। अब सड़कें आप देखिए, हरियाणा के ज्यादातर शहरों की सड़कें इस वक्त चकाचक नजर आ रही है। मैं हिसार का जिक्र करूं तो चंडीगढ़ जैसे सड़कें इस वक्त हिसार शहर में देख सकते हैं आप, और ऐसा चुनावी मौसम में ही देखने को मिलेगा। उसके अलावा चुनाव अगर चला जाए तो फिर सड़कों की
हालत देखने लायक होती है। लेकिन फिलहाल अगर आप हिसार शहर का दौरा करेंगे तो आपको चंडीगढ़ जैसा जो नजारा है हिसार शहर की सड़कों पे देखने को मिलेगा। अवैध कॉलोनियां सबसे ज्यादा सरकार की तरफ से तोड़ी गई, अब उन्हें बसाने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया हो। सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनी अगर काटी गई थी कांग्रेस के राज में काटी गई थी। हालांकि अपवाद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की रहनुमाई में बड़ी तादाद में अवैध कॉलोनियां हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में काटी गई, कस्बों में काटी गई, ग्रामीण क्षेत्रों में काटी गई, जिसमें भागीदार भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे, ओहदेदार भी थे और बड़े से बड़े ओहदे पर जो बैठे हुए लोग हैं, जो माननीय जिन्हें आप कहते हैं, उनकी भागीदारी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में थी और उसमें एक अवैध कॉलोनी का कारोबार सबसे बड़ा कारोबार आप मान सकते हैं। फिलहाल ताजा सूरत हाल का जिक्र करें तो लोगों को राहत की बात की जा रही है। ज्यादा लोगों को राहत देने की जो कोशिश है चुनावी मौसम में देखने को मिल रही है। और मैं लगातार हर दिन अपने एपिसोड में, अपने इस खास कार्यक्रम में ये जानकारी लोगों को दे रहा हूं। अब बहुत कुछ बरसने वाला है, अपनी झोली जरा बड़ी करके रखिए। ज्यादा आपको सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाएंगी और पोर्टल व्यवस्था जो कल तक संकट हरियाणा के लिए बनी हुई थी, अब वो एक तरीके का आशीर्वाद, एक तरीके का वरदान लोगों के लिए साबित होगी। चाहे रोजगार की बात हो, परिवार पहचान पत्र की बात हो, किसी भी तरह की पेंशन की बात हो, तमाम जो दूसरी सरकारी सुविधाएं किसी भी तरीके से अगर आपको दी जा सकती हैं तो वो दी जाएंगी। अगर हो सकता है कि विधुर पेंशन का मैं जिक्र कर रहा हूं, ना तो किसी ने मांगी थी लेकिन सरकार ने उसे देने का काम किया। फिलहाल चुनावी मौसम में ज्यादा सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं और ये बारिश तब तक होती रहेगी जब तक चुनाव में वोटिंग नहीं हो जाती। बिल्कुल एक बड़ी बात है महेश, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया। वीरेन जी, क्या ये चुनावी मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? अवैध कॉलोनियों की अब तक याद क्यों नहीं आई? जो लोग अब तक रह रहे थे उनके मुद्दों को अभी क्यों उठाया जा रहा है चुनाव से पहले? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है वीरेन जी। बिल्कुल, देखिए अब जैसे चुनाव नजदीक आ गए हैं तो चुनाव से प्रभावित होने वाले मुद्दे ही उठाए जाएंगे। अब बिल्कुल जैसे भी अभी चर्चा हो रही थी, देखिए सत्तारूढ़ दल के लोग, चाहे कांग्रेस का उस समय शासन रहा हो, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल का रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का, तो इससे जुड़े लोग ही जो है इस धंधे में लिप्त रहे हैं और जो है अवैध कॉलोनियां पनपने का कारण भी सत्ता से जुड़े लोग ही रहते हैं। जो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो कार्रवाई नाम मात्र की होती है, दिखावे के लिए होती है। अब वैसे तो प्रावधान ये भी है इनके खिलाफ जो एफआईआर भी दर्ज होती है, लेकिन कितने खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और कितनी प्रभावी कार्रवाई हो पाई। अब अवैध कॉलोनियां पनपनी क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब सरकार विफल रहती है, देखिए सरकार का जो पहले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, नोडल एजेंसी है आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन जब उसने ही अपना कारोबार शुरू कर दिया जी, बिल्कुल वीरेन जी मैं आपके पास आऊंगा। महेश, सवाल वही बरकरार है कि चुनौतियां बनी हुई हैं और रोटियां सेकी जा रही हैं, आम लोगों को राहत नहीं मिल रही है। अब वो मुद्दे जो हैं ज़मीनी मुद्दे, चाहे पीपीपी हो, प्रॉपर्टी आईडी हो या अब अवैध कॉलोनी को मुद्दा गूंज रहा है। कितना नफा कितना नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। उससे पहले लोकसभा का एक परीक्षा भी है, उसमें कितना प्रभावित करेगा? देवेंद्र, आप सुन रहे हैं? तो अवैध कॉलोनियों का मुद्दा सदन में गूंज रहा है। शीतकालीन सत्र में 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आगाज आज जब हुआ तो जनता के सामने ये प्रोजेक्ट करने की विपक्ष के द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि हम आपका भला चाहते हैं। उधर सरकार के द्वारा भी पलटवार किया जा रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम नियमित कर रहे हैं, रेगुलराइज कर रहे हैं, हम वो तमाम जो परेशानियां हैं उनको हल कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि अगर हल किया जा रहा है तो अब तक क्यों नहीं? देवेंद्र, क्या चुनावी फायदा, नफा नुकसान आने वाले समय में, भविष्य में, जो अब से कुछ ही समय में यूं कहें तो लोकसभा चुनाव हैं, उसको कितना प्रभावित करेगा ये मुद्दा? और फिर विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में। देखिए सौरभ, जो मेरा अनुभव है, जो हम देखते रहे हैं, जो सुनते रहे हैं सियासी लोगों के मुंह से, जो प्रवासी मजदूर हैं वो बेचारे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे समझौते भी उनको करने पड़ते हैं। जैसे अभी पानीपत की बात करूं, पानीपत में 167 कॉलोनी है जो अनअप्रूव्ड थी, जिनको आज गैर मंजूर शुदा कॉलोनी कहते हैं। उनको यहाँ के पानीपत ग्रामीण के विधायक की कोशिशों से नियमित भी किया गया है, बहुत सारी नियमित किया। जो कॉलोनियां नियमित की गई, सरकार ने शर्त रख दी कि आप 300 रुपए
प्रति गज के हिसाब से डेवलपमेंट विकास शुल्क जमा कराओ, तभी आपको हम सड़कें बना के देंगे, बिजली के खंभे लगेंगे, पार्क होगा, सीवर होगा, तो सारी सुविधाएं शहर जैसी दी जाएंगी। पहले तो कॉलोनियां नियमित हुई, लेकिन बाद में लोगों का विरोध सामने आया, उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हुई। रजिस्ट्री करने से पहले यह कहा गया कि आप डेवलपमेंट जो विकास शुल्क है सरकारी खजाने में जमा कराओ। लोगों ने प्रदर्शन किए कि 300 रुपया प्रति गज, ये तो बहुत ज्यादा है, हमारी वहन क्षमता से बाहर है। कई तरह के मसले थे, तो आखिरकार कुछ जगह काम शुरू हुआ, लेकिन जहां कॉलोनियां नियमित की गई थी 1-1.5 साल पहले, अभी भी वहां नाम मात्र का ही काम हुआ है, क्योंकि कई लोगों ने प्रदर्शन हड़तालें की। सरकार कहती है पहले आप 300 रुपए प्रति गज के हिसाब से विकास शुल्क जमा कराओ, तब काम करवाएंगे। सरकार ने उसको घटाया जब विरोध हुआ, तो अभी भी वहां वो सूरत हाल नहीं है जो जिस तरीके के दावे और वायदे थे। तमाम सरकार की जो कोशिशें हैं, जो दावे हैं, जो घोषणाएं हैं, रियायतें हैं, उन पर काम तो हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर इतनी सेटिस्फेक्शन अभी नहीं है कि लोग ये समझे कि हाँ सरकार ने जो कहा था वो कर दिया। बहुत सारी दुश्वारियां अभी भी है, क्योंकि चुनाव का समय सरकार तेजी से काम कर रही है। हम पिछले कई दिनों से सरकारी दफ्तरों में देख रहे हैं कि मीटिंग्स पर मीटिंग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस मंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। देवेंद्र, सवाल यही है कि आम लोगों को राहत क्या मिलने के लिए सवाल उठाया गया विपक्ष के द्वारा। वीरेन जी, जो विपक्ष की तरफ से भारत भूषण बत्रा हैं, विधायक हैं, उनकी तरफ से सवाल उठाया गया कि सरकार इस पे आंकड़ा पेश करे। जब आंकड़ा पेश किया गया तो उस आंकड़ों पर सवाल उठाया गया। क्या आंकड़ों की राजनीति हो रही है कि आम जनता को इससे कुछ राहत मिलने वाली है, या फिर ध्रुवीकरण किया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर आगामी चुनावी मौसम में? देखिए, ये तो एक दूसरे पर दोषारोपण करने की बात है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जब विधानसभा में कहा कि हम पूरी सूची देंगे, जो प्रभावी राजनीतिक लोग होते हैं वो उनके नाम से ना तो भूमि होती है, ना ही वो कॉलोनी काटने में शामिल होते हैं, चाहे कांग्रेस के शासनकाल में रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। अगर आप उनकी सूची उपलब्ध करा देंगे तो जनता का क्या हित होने वाला है। देखिए, जो पहले इन कॉलोनियों में रजिस्ट्री हुई, तहसीलदारों को, कितने तहसीलदारों को नोटिस दिए गए थे, कार्रवाई के लिए कहा गया था उनको, लेकिन क्या हुआ, बाद में उनको माफी देनी पड़ी। तो इससे कोई जनता का भला नहीं होने वाला। आप वहां की जो है नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं, उस सुविधा। देखिए, ये कॉलोनियां पनपती क्यों है, इसका सारा दोष सरकार पर आता है। जब सरकार सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाती तो जो अवैध कॉलोनियां पनपती हैं। अब देखिए, सरकार ने दीनदयाल आवासीय योजना भी शुरू की, 5 एकड़ के अंदर लाइसेंस देने शुरू किए, लेकिन उसका क्या आम आदमी को लाभ मिला? बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि उसके अंदर भी ये अगर योजनाएं लाते हैं तो सत्ता से जुड़े हुए लोग लाते हैं, पर उसके अंदर वो 2 नंबर के अंदर भी पैसा लेते हैं और 1 नंबर में भी लेते हैं। जो सुविधाएं आम आदमी की पहुंच से बाहर होता है, ये सब बातें जो है आम आदमी के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब सरकार देखिए सुविधाओं की बात करती है, लेकिन क्या किसी भी सरकार का दौर, चाहे पहले कांग्रेस का रहा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी को, क्या इन कॉलोनियों में या अन्य शहरी सुविधाओं में सरकार हर तरह का प्रबंध करती है? क्या सरकार अंत्येष्टि स्थल, शमशान घाट का भी निर्माण करती है? जब लोग पैदा होंगे तो मरेंगे भी। कोई भी सरकार कोई भी कॉलोनी बनाती है, चाहे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की हो, चाहे प्राइवेट बिल्डर हो, तो कोई उसमें शमशान घाट नहीं बनाता। ये निजी संस्थाएं बनाती है, वो दान की भूमि पर बने होते हैं शमशान घाट, या उसको स्वयंसेवी संस्थाएं चलाती है। सरकार अपना इसमें भी दायित्व नहीं निभाती है, ना प्राइवेट बिल्डर निभाते हैं। तो कई जगह की दूसरी वहां पानी की, बिजली की कई सुविधाएं जो सरकार को देनी चाहिए, जो नहीं उपलब्ध हो पाती, लोग धक्के खाते रहते हैं। तो ये जो हो रही है विधानसभा में जो बात उठी है, ये सिर्फ राजनीति है, एक दूसरे पर दोषारोपण करने के लिए, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने के लिए। आप चुनाव आ गए तो सरकार अपनी तरह की ये जो कॉलोनियां नियमित कर रही है। और देखिए, मुख्यमंत्री स्वयं घोषणा कर रहे हैं। ये बात जो है दूसरे भी मंत्री भी घोषणा कर सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये घोषणा की है, तो ये श्रेय लेने की होड़ है। लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए, अगर ये कॉलोनियां पनपनी है तो उसका कारण भी सरकार ही है। बिल्कुल। अब आगामी 2 दिन और हैं, 3 दिन का शीतकालीन सत्र। महेश, लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा, अब क्या मुख्य मुद्दे से भटका जाएगा या अवैध कॉलोनी आंकड़ों के खेल में सरकार और विपक्ष रह जाएगा? क्या नजर आ रहा है अब शीतकालीन सत्र के दरमियान, या जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर कुछ ठोस हल निकलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा का अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी का दर्द है कि नशे की गर्त में ये हरियाणा डूबता चला जा रहा है, और इस कदर डूबता हुआ नजर आ रहा है कि शायद उसे उभारना, फिर उसे निकालना बेहद मुश्किल हो जाएगा और हजारों जिंदगियां हम खो बैठेंगे। फिलहाल बेरोजगारी का संकट सबसे बड़ा हरियाणा के सामने इस वक्त खड़ा है। राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, सत्ता पर आसीन चाहे कोई भी हो, लेकिन युवाओं में जो निराशा इस वक्त देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि सबसे खतरनाक स्थिति इस वक्त बनी हुई है। और हरियाणा के
शहरी क्षेत्रों से पहले पंजाब में हमने सुना था कि विदेश जाने की होड़ हुआ करती थी, फिर शहरी क्षेत्रों में हरियाणा में देखने को मिला। अब छोटे से छोटे गांव, कस्बे, देहात, ढाणी में लोग अब विदेशों तक भागने की होड़ में है। तो इस होड़ को रोकने की जरूरत है। उस तरह की सुविधाएं युवाओं को, उस तरह की उम्मीद हरियाणा के युवाओं के लिए कायम रखने की हरियाणा में जरूरत है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा तो शीतकालीन सत्र के लिए यह होना चाहिए। फिलहाल अवैध कॉलोनियों में तू मैं चलती रहेगी। अवैध कॉलोनियों के मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब क्रेडिट लेने की होड़ में है, लोगों को राहत देने की होड़ में। और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर मरहम इस जख्म पर लग गया तो हो सकता है कि फिर कांग्रेस पार्टी के खाते के जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएं। तो फिलहाल जो असल मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा है, जो हरियाणा में नशे की जो गिरफ्त जो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में बढ़ती नजर आ रही है। और न सिर्फ पुरुषों में बल्कि महिलाओं में, लड़कियों में भी अब नशा देखने को मिल रहा है। महेश, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार करना चाहिए। युवाओं को उम्मीद बनाए रखने का है और किस तरीके से हरियाणा को नशे की गर्त से बचाया जा सकता है, ये जो सबसे बड़ा सवाल है हरियाणा विधानसभा में उठाए जाने की जरूरत है। बिल्कुल, बेहद अहम बात है और ये इन मुद्दों पर सरकार को बात करनी चाहिए और उसका ठोस हल निकालना चाहिए। जैसे कि प्रदेश के जो युवा हैं वो नशे से दूर रहें, रोजगार हो, शिक्षित हो और प्रदेश में सुख संपन्नता आए। इन अवैध कॉलोनियों के मुद्दे पर भी अगर कोई ठोस हल निकलता है तो लाजमी है उसको उठाना। लेकिन अगर तू मैं और आंकड़ों की राजनीति में अगर उलझे रहे तो आम जनता का जो हित है वो कहीं ना कहीं अछूता रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।